वेलकम टू एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक फिर से। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक होगा आपका मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, हिंदी में से खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि खाद एवं उर्वरक होते क्या हैं। तो देखिए, ये दोनों सेम ही चीज होते हैं, बस इनके फॉर्म्स अलग होते हैं। जो आपका मैन्योर रहता है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में रहता है, जो आपका फर्टिलाइजर रहता है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में रहता है। अब ये फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, क्या ये हैं, किस लिए इनको जरूरत है और ये क्यों हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए, जैसे आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में पहले ही पता चल चुका है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था न्यूट्रिएंट्स के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में। ठीक है, जो हमारे 17 पोषक तत्व है, फिर फंक्शनल थे, बेनिफिशियल थे। अब इन फंक्शनल या जो बेनिफिशियल या फिर जो आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, इनको पौधों को कैसे दिया जाए, ये तो हमें पता चल गया ना कि पौधों को उनकी आवश्यकता है। एसेंशियल की तो बहुत ज्यादा है, चाहिए ही चाहिए। अब उनको किस तरीके से दिया जाए या किस चीज में ये न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, यही है आपका मैन्योर और फर्टिलाइजर। ठीक है, तो ऐसे समझेंगे कि मैन्योर जो है, खाद वे सभी पदार्थ होते हैं जिनको मृदा में मिलाने पर मृदा की उर्वरा शक्ति और पौधों की वृद्धि होने लगती है। बट ये डेफिनेशन देखिए बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पदार्थ की बात कर रहे हैं कि किसी भी पदार्थ को आप मिट्टी में डालिए, वो पदार्थ क्या है आपका, अगर फर्टिलिटी बढ़ा रहा है या फिर आपके प्लांट को ग्रोथ कर रहा है तो वो मैन्योर है। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। अब थोड़ा सा क्लियर डेफिनेशन पढ़ते हैं मैन्योर का। पौधे एवं पशुओं के, ठीक है, याद रखेंगे क्या है, प्लांट्स रेसिडुअल्स ऑन एनिमल रेसिडुअल्स, दोनों चीज है। पौधे एवं जानवरों से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिनका विघटन करने के पश्चात, जिनके अपघटन होने से जो नया पदार्थ बनता है, वो क्या कहलाता है आपका मैन्योर। अब चीजें थोड़ी सी क्लियर हो रही हैं कि जिन पदार्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो पदार्थ कौन कौन से, आपके पेड़ पौधों से प्राप्त अवशेष या रेसिडुअल्स, और जो आपके एनिमल से या जानवरों से प्राप्त अवशेष। इन अवशेषों को क्या करना है, अपघटन करना है। डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है, और आफ्टर डिकम्पोजिशन जो मटेरियल आपका बन के निकलता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका मैन्योर। क्लियर है यहाँ। अब एक चीज याद रखेंगे कि मैन्योर्स में लगभग बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। ठीक है, क्या है, जो मैन्योर रहता है ना, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर हो सकता है आपका, जिंक हो सकता है, ठीक है, आयरन हो सकता है। ये सारे क्या है, बहुत अधिक मात्रा में कहा मिलेंगे आपको, बहुत अधिक संख्या में, मात्रा में नहीं, बहुत अधिक संख्या में कहा मिलेंगे आपको मैन्योर में। अब जब बात की जाती है फर्टिलाइजर की, देखिए मैन्योर में हमने क्या किया था, नेचुरल आपके जो मटेरियल्स थे उनका डिकम्पोजिशन कराया और उसके बाद हमने क्या बना दिया, नया मटेरियल मैन्योर। फर्टिलाइजर थोड़ा सा अलग है। पहली चीजें मैंने क्लियर कर दी थी कि ये इनऑर्गेनिक होता है, अकार्बनिक होता है। दूसरी चीज, इसको क्या है, कारखानों में बनाया जाता है या फिर लैब में बनाया जाता है। इसको आप फील्ड में बना सकते हैं, घर में बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। ये स्पेशली बनाया जाता है आपके कारखानों में या फिर लेबोरेटरीज में। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो फर्टिलाइजर या उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहां पे क्या था आपका, कार्बनिक पदार्थ होता है, यहां पे क्या है आपका, रासायनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वे उर्वरक जो होते हैं वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा इनकी तुलना में ज्यादा रहती है। ठीक है, दो चीज याद रखेंगे, मात्रा और संख्या, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, जब मात्रा की बात की जाएगी तो फर्टिलाइजर याद आएगा, जब संख्या की बात की जाएगी तो मैन्योर याद आएगा। अभी भी आपको कंफ्यूजन है, चलिए थोड़ा सा क्लियर करते हैं। मान लेते हैं NPKSFE, ये क्या है, 5 तत्व है। ठीक है, 5 आपके न्यूट्रिएंट है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी संख्या, ये क्या कहलाएगी आपकी संख्या। तो ये संख्या किसमें ज्यादा रहती है, खाद में। अब बात करते हैं, नाइट्रोजन 2 किलो और यहां नाइट्रोजन आधा किलो, यहां फास्फोरस 1 किलो, यहां फास्फोरस आधा किलो, यहां पोटास 3 किलो, ठीक है, यहां पोटास 2 किलो। अब देखिए मात्रा किसकी ज्यादा हो रही है, इस साइड की, इधर साइड की मात्रा कम है। मतलब यही बात है कि आपका फर्टिलाइजर में संख्या कम रहती है पर मात्रा ज्यादा रहती है। मतलब किसी फर्टिलाइजर में हो सकता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस ही हो, क्या है, नाइट्रोजन और फास्फोरस ही हो, लेकिन अधिक मात्रा में होगी, लेकिन अधिक मात्रा में होगी। इसके कंपैरिजन में जब मैन्योर की बात करते हैं तो नाइट्रोजन भी होगा, फास्फोरस भी होगा, पोटास भी होगा, सल्फर भी होगा, लेकिन मात्रा बहुत कम होगी। मात्रा क्या है आपकी, बहुत कम होगी।
समझ आ गया? मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक क्या है जिसमें पोषक तत्वों की संख्या ज्यादा रहती है, एक में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा रहती है। इसके पश्चात जो रासायनिक है, ये जो आपकी उर्वरक है, वो क्या कहलाते हैं? आपकी कारखानों में या फिर जो आपकी फैक्ट्रीज होती हैं या जो आपके रिसर्च स्टेशन या जो लेबोरेटरीज होती हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं, एक कंट्रोल्ड कंडीशन में बनाया जाता है जहां पे हर चीज नियंत्रित रहती है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है? आपका फर्टिलाइजर। जबकि मैन्योर की बात करें तो बायोडिकम्पोजिशन होता है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें केमिकल्स नहीं होंगे, पर ये केमिकल्स अलग होंगे, ये बायोलॉजिकली केमिकल्स होंगे, एंजाइम्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, लिपिड्स हो सकते हैं। इनमें जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है इसमें किया जाता है, ठीक है। ये जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है ये दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। एक होता है आपका एरोबिक, एक होता है नॉन एरोबिक या फिर एरियल और नॉन एरियल, मतलब एक वायवीय होगा और एक अवायवीय होगा। फर्टिलाइजर के केस में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप देखिए लैब में रिसर्च करें तो अब ऐसा नहीं कि एकदम खुद को पेटी में बंद कर लिया और रिसर्च करेंगे, आप ऑलमोस्ट एयर में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। अब इन दोनों के में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है या फिर जो सिमिलरिटीज हैं ये आपको बता दिया जाए। सबसे पहले बात करते हैं सिमिलरिटीज। ये दोनों ही पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ठीक है, दोनों ही पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। दूसरा, पौधों को इन दोनों की ही आवश्यकता होती है, पौधों को इन दोनों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? अगर आप मैन्योर भले ही अच्छा होगा, क्यों अच्छा होगा इसमें बाद में डिस्कशन करते हैं, पर इसमें जो मात्रा है वो बहुत कम पाई जाती है। अब मान लीजिए कि एक एग्जांपल में आप धान की खेती कर रहे हैं तो नाइट्रोजन चाहिए आपको 120 किलोग्राम। अब मैन्योर में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम रहती है, ठीक है, क्या रहती है? बहुत कम रहती है एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर। तो अगर आपको मैन्योर देना है तो इतनी ज्यादा मात्रा देनी पड़ेगी कि खेत में आपका मिट्टी से ज्यादा तो मैन्योर रहेगा, तो आपकी फसल कहाँ हो गई? तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, बहुत ज्यादा मात्रा में भी आप नहीं दे सकते। तो हम यहाँ क्या यूज करते हैं? फर्टिलाइजर, ठीक है। अब अगर आपको मैन्योर यूज करना है, बायो जो आपकी जैविक खेती होती है ना, जैविक खेती, बायोलॉजिकल फार्मिंग बोल सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको मेन बोलते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में अलग है कि बहुत सारे मॉड्यूल रेडी किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें रहती है जिनसे कि हम बिना केमिकल की यूज के कर सकते हैं, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसका कॉन्सेप्ट अलग रहता है। और क्या सिमिलरिटीज है? सिमिलरिटीज ये है कि पौधों के विकास के लिए इन दोनों की आवश्यकता और मृदा में इन दोनों की मौजूदगी होनी चाहिए। क्लियर है? इतना यहां तक क्लियर है? अब देखिए, ये तो हुआ सिमिलरिटीज की बात कि क्या क्या समानताएं। अब जब असमानताएं की बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। सबसे पहला डिफरेंस है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। ये कार्बनिक है, ये अकार्बनिक है। दूसरा, इसमें पदार्थ की संख्या ज्यादा रहती है, जो न्यूट्रिएंट है आपकी, इसमें क्या रहता है? अमाउंट ज्यादा रहता है। तीसरा चीज, जो आपके मैन्योर हैं ये हमेशा ही पौधों के लिए और साथ ही साथ मृदा के लिए फायदेमंद ही होते हैं। जबकि फर्टिलाइजर की बात करें तो ये फायदेमंद हो भी सकते हैं और नुकसानदायक भी हो सकते हैं। नुकसानदायक कैसे? अगर इसका हाई अमाउंट यूज कर लिया गया, ठीक है, हाई अमाउंट यूज करने से जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी है, मृदा उर्वरता क्या होती है? नष्ट हो जाती है। इसके बाद मैन्योर के यूज से सॉइल का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, भौतिक संरचना है, उसमें सुधार होता है। जबकि फर्टिलाइजर का यूज करने से उसकी भौतिक संरचना बिगड़ती है। मैन्योर का यूज करने से क्या रहता है? मृदा में एरेशन बढ़ता है। क्या है? एरेशन बढ़ता है, वायु की जो मात्रा है वो बढ़ती है, वायु का संचार बढ़ता है। फर्टिलाइजर में एरेशन कम होता है, ब्लॉक करता है। वो क्यों ब्लॉक करता है? क्योंकि ये बाइंड करता है, सॉइल कंपोनेंट्स को क्या करता है? बाइंड कर देता है, एकदम चिपका देता है, जिससे कि जो वायु का आदान प्रदान है, जो वायु का संचरण है, वो बहुत ज्यादा रुक जाता है, ठीक है। इसके पश्चात ये मृदा की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है। ये क्या करता है? जल धारण करने की क्षमता को घटाता है, ठीक है। इसके पश्चात ये क्या करता है? जो आपकी मृदा रहते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उनको बढ़ाता है, ठीक है। अभी बढ़ाने से क्या होगा? देखिए, जितने ज्यादा सूक्ष्म जीव रहेंगे आपके सॉइल में, फायदेमंद सूक्ष्म जीव ना, जितने ज्यादा फायदेमंद सूक्ष्म जीव रहेंगे वो क्या करेंगे? आपके सॉइल को उतना ही फर्टाइल बनाएगा। ये क्या करता है? केमिकल होने के कारण वो सूक्ष्म जीव की संख्या को कम कर देता है, ठीक है। इसके पश्चात जो आपका मैन्योर रहता है वो उसमें कार्बनिक पदार्थ जो रहते हैं ना, अभी कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या है? अंश जो रहता है, ठीक है, CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो, ठीक है, CN रेशियो। ये अलग अलग मिट्टी में अलग अलग होती है, किसी में 10:1 रहता है, किसी में 22:1 रहता है, ठीक है। तो ये रेशियो अलग है, इसके बारे में जब इसका टॉपिक पढ़ेंगे तब डिस्कशन करेंगे। बस इतना याद रखिए कि मैन्योर CN रेशियो को क्या करता है? संतुलित करता है।
जबकि आपके फर्टिलाइजर क्या है, CN रेशियो को संतुलित नहीं करते हैं। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि मैन्योर तो बहुत अच्छा है, ये तो सर हर चीज कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी, इतना चीज करने के बावजूद भी इसका उपयोग कम किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही फैक्टर है, क्या है, एक ही फैक्टर है कि इसमें जो पोषक तत्वों की मात्रा वो बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, इसलिए आपको फर्टिलाइजर का यूज जनरली किया ही जाता है। लेकिन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग इंट्रोड्यूस हो रहा है, जहां पे हम केमिकल्स का लेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका भी रीजन है। रीजन ये है कि जो आपका मैन्योर रहता है, जो उर्वरक खाद जो रहते हैं, उनका प्रभाव मिट्टी में 1 से 2 वर्षों तक रहता है। मतलब आपने अगर 1 साल मैन्योर खाद का उपयोग कर लिया है तो वो जो न्यूट्रिएंट रहेंगे ना, वो आपकी भूमि में बहुत लंबे समय के लिए रहते हैं। ठीक है, और अगर कंपैरिजन करें फर्टिलाइजर की, तो ये आपको हर सीजन देना पड़ेगा। खरीफ में आपने लगाया, आपको फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, रबी में लगाया फर्टिलाइजर, मतलब इंस्टेंट एक्शन है इसका। क्या है? इंस्टेंट एक्शन, तुरंत ये क्या करता है, अपने लक्षण को प्रदर्शित कर देता है। इसीलिए जो आपका मैन्योर रहता है, आपका एक सवाल क्वेश्चन पेपर में पूछा है, आप नोट करके लिख लेंगे। यह आया था आपका कि जो उर्वरक है, जो आपके गोबर की खाद है, उसका प्रयोग भूमि में कब किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीएटी के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आया हुआ सवाल है। तो याद रखेंगे कि हमेशा फसल लगाने के 1 महीना पहले, बिफोर 1 मंथ ऑफ आपका जो सोइंग है, 1 महीने पहले सोइंग के आपका मैन्योर खेत में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ये स्लो प्रोसेस है, इसका प्रभाव भी ज्यादा समय के लिए रहता है और ये धीरे 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 डिकम्पोजिशन करके मृदा में जो न्यूट्रिएंट है उसकी मात्रा को बढ़ाता है। तो यहां तक आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर में अंतर पता चल गया होगा। ठीक है, अब मैन्योर और फर्टिलाइजर को अगर आप एक क्या बोलते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में समझना चाहें, तो आप ये समझ सकते हैं कि मैन्योर जो है आपका आयुर्वेद है। क्या है मैन्योर? आयुर्वेद है। पूरा जितना आप जड़ी बूटी खाते हैं ना, वो सब क्या है आपका आयुर्वेदिक में क्या आ जाएगा आपका मैन्योर। जैसे बोलते हैं ना कि यार तुलसी का जूस पिया करो, करेले का जूस पिया करो, फिर आपका नीम का जूस पिया करो, ठीक है, आंवले का जूस पिया करो, हरड़ खाया करो। ये क्या है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये आपके क्या है आयुर्वेदिक है। इनमें अगर आप देखेंगे क्या बोलते हैं कि इनका प्रभाव ज्यादा समय के लिए रहता है, ये शरीर में हमेशा क्या करते हैं, फायदा ही करते हैं। ये आपका क्या बन जाएगा मैन्योर। जबकि अगर आप फर्टिलाइजर की बात करें तो ह्यूमन मतलब एग्जांपल के फॉर्म में आप इसको एलिलोपैथी समझ सकते हैं। ठीक है, जो टैबलेट्स खाते हैं आप, बुखार हुआ खाए, ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि वापस से आपकी तबीयत नहीं बिगड़ेगी, बिगड़ेगी, बिल्कुल बिगड़ेगी। हो सकता है कि एक हफ्ते बाद ही बिगड़ जाए, पर आयुर्वेद का अगर आप लगातार सेवन करेंगे, ठीक है, जो आपके आयुर्वेद मेडिसिन हैं, तो आपको पता होगा कि आपकी जो इंटरनली बॉडी के अंदर आपकी रेसिस्टेंसी कैपेसिटी, इम्यूनिटी पावर बहुत लंबे समय के लिए बढ़ जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल वर्तमान समय में आपने देखा होगा, जो बीमारियां फैल रही हैं उसमें वही लोग सर्वाइव कर रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है। क्लियर है? अब इसको अगर और अच्छा डेफिनेशन समझना चाहें, जैसे कुछ लोग होते हैं ना फूडी, खाने वाले रहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि मैन्योर आपका क्या है, दाल चावल भात दाल, मतलब जो भी आप घर में खाने में यूज करते हैं ना जनरली, चावल हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, ये क्या है आपका मैन्योर। फर्टिलाइजर क्या है आपका जंक फूड, चाउमीन खाए, मैगी खाए, पास्ता खाए, पिज्जा खाए, बर्गर खाए, ये सब क्या है जंक फूड। आपको इंस्टेंट खुशी मिल जाती है, ठीक है, खाए और अरे अच्छा है यार, मजा आ गया, एकदम टेस्ट वेस्ट आ गया, लेकिन आप देखेंगे कुछ टाइम बाद आपको फिर से भूख लगने लगेगा, आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी अगर आप जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं। जबकि अगर आप जो नॉर्मल आपका डाइट है, ठीक है, अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर को समझाने के लिए। अब अगर आप को रिलेट करके पढ़ेंगे, देखिए रटिएगा मत, जितना ज्यादा रटेंगे उतना ज्यादा भूलेंगे। आप एक लिमिट टाइम के लिए भी रट सकते हैं, मतलब वही फर्टिलाइजर एक लिमिट टाइम के लिए आपने याद रखा और उसके बाद जहां कुछ हुआ, थोड़ा दिन हुआ, इधर उधर हुआ, आप भूल जाएंगे। लेकिन मैन्योर क्या है आपका, उसको समझने का, जितना ज्यादा समझेंगे उतने ज्यादा टाइम के लिए आपको याद होगा। इसमें टाइम लग सकता है क्योंकि समझने में आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, मैन्योर वही है, ठीक है, जितना ज्यादा आप समझेंगे उतना देर के लिए आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या है। अब एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मैन्योर की, कि मैन्योर कितने फॉर्म में रहते हैं, क्या क्या इसमें न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, किस किस तरीके से मैन्योर्स को बनाया जाता है। तो मैन्योर के बारे में सबसे पहला चीज था क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप हमेशा, ऑर्गेनिक होता है। अब जो मैन्योर है ये जनरली 3 तरीके के होते हैं, ठीक है, ये चीज आपको अलग अलग बुक में बहुत अलग अलग देखने को मिलेगी, बट ये बहुत ज्यादा सही और एक्यूरेट टाइप का क्लासिफिकेशन है मैन्योर का, जो इसको आप ध्यान देंगे। पहला रहता है प्लांट,
दूसरा रहता है एनिमल और तीसरा रहता है मिक्स। ठीक है, पहला क्या है आपका प्लांट, दूसरा क्या है आपका एनिमल, तीसरा क्या है आपका मिक्स। ये क्लासिफिकेशन है ना कि कितने प्रकार से या कितने तरीके से आपको जो खाद है वो बनाया जाता है, ये होता है। अब अगर मैं प्लांट की बात करूं तो ये वापस से दो हिस्से में डिवाइड है। क्या है, वापस से दो हिस्से में डिवाइडेड है। देखो ये भी दो हिस्से में डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड नहीं है, ये दोनों दो दो हिस्से में डिवाइडेड है। पहला क्या है आपका बल्की और दूसरा क्या है आपका कंसंट्रेटेड। ठीक है, अभी एनिमल की बात नहीं करेंगे इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं। पहला क्या है आपका बल्की और दूसरा क्या है कंसंट्रेटेड। यही चीज सेम यहां रहेगा, एनिमल में भी सेम यही चीज रहेगा, एक रहेगा आपका बल्की, एक रहेगा आपका कंसंट्रेटेड। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्लांट, एनिमल और मिक्स्ड क्या रहता है। ठीक है, तो प्लांट मतलब पौधों से प्राप्त होने वाला या बनाए जाने वाला खाद। ठीक है, क्या है, पौधों से प्राप्त या बनाए जाने वाला खाद क्या कहलाता है, जो क्लासिफिकेशन है आपका वो पौधों से प्राप्त होने वाला है। मतलब जो पेड़ पौधों के अवशेष हैं या पत्तियां हैं, उनके अपघटन से, उनके डिकम्पोजिशन से जो आप मैन्योर बनाएंगे वो आपका क्या कहलाएगा, प्लांट मैन्योर। वो क्या कहलाएगा आपका प्लांट मैन्योर, पौधे मतलब पौधा खाद, पौध खाद बोल सकते हैं आप। एनिमल मैन्योर क्या रहेगा आपका, ऐसा खाद, ठीक है, ऐसा खाद जिसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, जीव जंतुओं के अवशेषों से, वेस्ट मटेरियल से जो किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, आपका एनिमल मैन्योर। थर्ड रहता है मिक्स्ड, मतलब जिसमें प्लांट्स भी होंगे और एनिमल्स भी होंगे। क्या होगा, प्लांट्स भी होंगे और एनिमल्स भी होंगे, दोनों के मिक्सचर चाहिए। रेशियो का अलग बात है, अनुपात का कुछ फिक्स नहीं रहता है, पर दोनों मिले रहते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, मिश्रित खाद्य। तीनों चीजें समझ आ गई आपको। ठीक है, तीनों चीज आपका डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पहला बल्की और दूसरा कंसंट्रेटेड, ये क्या होता है। तो बल्की को बोला जाता है स्थूल खाद और कंसंट्रेटेड को बोला जाता है सांद्रित खाद। ठीक है, बल्कि मतलब स्थूल खाद, कंसंट्रेटेड मतलब आपका सांद्रित खाद। इसको समझ लीजिए, मोटा आदमी पतला आदमी। ठीक है, मोटा आदमी पतला आदमी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्थूल खाद जो रहता है उसमें जो मात्रा रहती है किसकी, खाद की, बहुत ज्यादा रहती है, मतलब इसमें पोषक तत्वों की मात्रा। ठीक है, याद रखेंगे, मेन पॉइंट है बल्की और कंसंट्रेटेड में डिफरेंस क्रिएट करने का मेन पॉइंट क्या है कि बल्की मैन्योर में जो पोषक तत्वों की मात्रा रहती है वो थोड़ी सी कम पाई जाती है कंसंट्रेटेड की तुलना में। मतलब नाइट्रोजन फिर वही जैसे मैन्योर फर्टिलाइजर में हमने किया था ना, वैसे बल्की और कंसंट्रेटेड में, मतलब अगर इसमें इसके 1 किलो में नाइट्रोजन कितना पाया जा सकता है, आधा किलो। ठीक है, और इसके 1 किलो में नाइट्रोजन कितना पाया जा सकता है, 700 ग्राम, मतलब आधा किलो से ज्यादा, 700 ग्राम, 800 ग्राम। अगर ग्राम की बात करें तो ये 500 ग्राम अगर इसमें पाया जाता है तो कंसंट्रेटेड में 700 ग्राम या 800 ग्राम पाया जाएगा। क्लियर है। दूसरा चीज, बल्की मैन्योर की आवश्यकता होती है, या फिर ये बोल सकते हैं कि खेतों में बल्की मैन्योर जो रहता है आपका स्थूल खाद, उसकी बहुत ज्यादा मात्रा देनी पड़ती है। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर नाइट्रोजन देना है 10 किलोग्राम तो आप बल्की मैन्योर में उसकी मात्रा कमी रहती है, अलग अलग रेशियो रहता है, ये अपन डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। तो ये मान लीजिए कि बल्की मैन्योर की अगर 20 किलोग्राम दे रहे हैं तब नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, पर कंसंट्रेटेड का आपको 10 किलोग्राम देना पड़ेगा। यहाँ कितना दे रहे हैं, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा को पूरी करने के लिए, यहाँ आपको देना पड़ रहा है 10 किलोग्राम। तो दूसरा डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ आपका कि बल्की मैन्योर की आवश्यकता या जो अमाउंट है वो ज्यादा लगती है एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड। क्लियर है। अब देखिए, अगर पोषक तत्व कम पाए जा रहे हैं तो कोई चीज तो ज्यादा पाया जा रहा होगा, तो इसमें कार्बनिक अंश ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, पोषक तत्व कम, कार्बनिक पदार्थ ज्यादा। याद रखेंगे क्या है, पोषक तत्व कम पर कार्बनिक अंश ज्यादा, किसमें, बल्कि में। कंसंट्रेटेड में जस्ट इसका उल्टा, पोषक तत्व अधिक पाए जाएंगे और कार्बनिक अंश कम पाया जाएगा। अब कार्बनिक अंश का क्या मतलब है, ठीक है, देखिए विघटन होने के बाद जो पदार्थ आपका बच जाता है न्यूट्रिएंट को छोड़ के, वो क्या कहलाता है, आपका कार्बनिक अंश। क्लियर है। तो बल्की और कंसंट्रेटेड में भी आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि बल्की मैन्योर क्या होता है, कंसंट्रेटेड मैन्योर। अब इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। क्या था आपका पहला क्लासिफिकेशन, प्लांट था, प्लांट मैन्योर। उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक तरफ पढ़ा था बल्की, एक तरफ पढ़ा था कंसंट्रेटेड। ठीक है, अब बल्की मैन्योर के एग्जांपल्स क्या क्या है। पहला है ग्रीन मैन्योरिंग, हरी खाद, सबने सुना होगा। दूसरा क्या है आपका
प्लांट रेसिडुअल, पेड़ पौधों के अवशेष। तीसरा क्या है आपका वुडन क्रम, लकड़ी का बुरादा, इसका उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके एल्गीज। अब देखिए यहां पे एल्गीज का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी से नहीं है ना, हरी, वो जो आपका सुना है ना नील हरित शैवाल, वो वाले एल्गी की बात नहीं की जा रही, ये दूसरे टाइप की एल्गी है। मतलब तालाब के ऊपर देखिएगा अलग छोटे छोटे पौधे रहते हैं, या फिर जो समुद्री घासें रहती हैं। ठीक है, समुद्र में जो घास पाया जाता है, आप बोलोगे सर समुद्री घासें कहाँ, तो देखिएगा आप डिस्कवरी में जब कैमरा को लेकर एकदम डुबकी लगा के अंदर जाते हैं ना, तो देखेंगे पत्थर के ऊपर में थोड़ा सा जमा रहता है शैवाल टाइप, वो ग्रीन हरित मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं रहता है। वही शैवाल का उपयोग अपन किसके लिए करते हैं, मैन्योर के रूप में। ठीक है, अभी ट्रेंड में नहीं है, इंडिया में इसका ट्रेंड ज्यादा नहीं है, पर विदेशों में किया जाता है। विदेशों में जो आपकी समुद्री शैवाल रहते हैं या जो समुद्री घासें रहती हैं, उनका उपयोग किया जाता है मैन्योर बनाने में। क्लियर है, तो ये किसके एग्जांपल्स थे, बल्कि के। ठीक है, ग्रीन मैन्योर था, प्लांट रेसिडुअल था, वुडन क्रम्स थे, एल्गी थी। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कंसंट्रेटेड की। तो इसमें आता है आपका ऑयल केक्स, जो सबसे मेन रहता है। क्या है, ऑयल केक्स। दूसरा रहता है आपका गन्ने का मैल। गन्ने का मैल क्या कहलाता है, गन्ने का मैल मतलब अगर आप देखेंगे जो आप गन्ना का जूस निकालने के पश्चात देखें ना, जो जूस जहां जूस निकालते हैं वहां देखिए गन्ने का जूस निकालने के बाद जो बच जाता है ना एकदम बुरादा टाइप, वही होता है गन्ने का मैल। इसी को बोलते हैं स्लरी भी बोल सकते हैं आप, स्लरी ऑफ शुगर केन। क्लियर है। तीसरा रहता है आपका सीरम, सीरम जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑयल केक्स बहुत डिवाइड है ना, ऑयल केक्स को अगर आप डिवाइड करेंगे, मस्टर्ड है, सरसों, ठीक है, फिर आपका है ग्राउंडनट, नीम, ठीक है, इसके बाद आपका तिल, कैस्टर, बहुत सारे हैं। इसके बारे में भी पूरा डील करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले डील जो आपका किया जाएगा वो किया जाएगा किसका, ग्रीन मैन्योर का कर लेते हैं थोड़ा सा, एनिमल रेसिडुअल्स का, सॉरी प्लांट रेसिडुअल्स, वुडन का। तो इसमें से जो सबसे मेन आपका पेपर में आता है, जो डिटेल से पूछा जाता है, वो सिर्फ है आपका ग्रीन मैन्योर। क्या है आपका, ग्रीन मैन्योर, हरी खाद। देखिए अब हरी खाद क्या होता है, जो आपके पौधे रहते हैं, ठीक है, अरे अलग अलग जो पौधे रहते हैं उनका क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। अब देखिए हरी खाद में पहला चीज हरा है, मतलब पेड़ पौधे के जो अवशेष रहेंगे वो सूखे नहीं होने चाहिए। क्या है, पेड़ पौधे के अवशेष सूखे नहीं होने चाहिए। आपका कोई पौधा लगा है उसको काटे, ठीक है, उसको क्या किए, मिट्टी में मिलाए और उससे जो खाद बनता है वही हरी खाद है। मतलब क्या कहलाते हैं, पेड़ पौधों के हरे पत्तों या फिर अन्य भागों का उपयोग करके बनाया जाने वाला खाद, जो कि डिकम्पोजिशन या विघटन की प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है, आपका क्या कहलाता है, हरी खाद। ठीक है, क्या कहलाता है आपका, हरी खाद। अब हरी खाद भी दो टाइप की होती है। पहला रहता है आपका इन सीटू और दूसरा रहता है एक्स सीटू। अब ये क्या है, इन सीटू, एक्स सीटू। तो इन सीटू का मतलब है कि जिस भूमि में हरी खाद, हरे पौधे लगे हैं, वहीं पे काटा आपने, उसको उठाया और उसी भूमि में मिला दिया। समझ आ गया कि मान लीजिए ये आपके दो प्लॉट्स हैं, ठीक है, तो यहां पे आपने हरी खाद का पौधे लगाया, जैसे सनई लगा दिया आपने, और यहीं पे काट के हार्वेस्ट करके इसी खेत में मिला दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इन सीटू। एक्स सीटू का मतलब क्या है, इस खेत में ये ए है, ये बी है, एक खेत में हमने क्या किया, हरे पौधे लगाए, काटा और उसको बी खेत में जाके मिलाया। ठीक है, मतलब यहां से निकाल के यहां पे मिलाया, ये आपका क्या कहलाता है, एक्स सीटू। ठीक है, समझ आ गया, एक्स सीटू। पेपर में पूछा इन सीटू, एक्स सीटू क्या है, आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, आप बिल्कुल सही आंसर टिक करके आएंगे। क्लियर है। उसके बाद जो पेपर में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो है कि कौन कौन से फसल है जो कि ग्रीन मैन्योरिंग में यूज किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से फसलें हैं जिनका उपयोग ग्रीन मैन्योरिंग में किया जाता है। तो इसमें जो मेनली यूज किया जाता है वो है सनई, सनम, ढैंचा, ठीक है, मूंग, लोबिया, ठीक है, मक्का, ज्वार, सूर्यमुखी, बरसीम,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेन यही पूछा जाता है, और जो सबसे मेन पूछा गया है सनई ढैंचा और लोबिया, मक्का, मूंग, बरसीम। मतलब सभी मान लीजिए जितना लिखा गया ना, ये लगभग अलग अलग एग्जाम में अलग अलग फॉर्म में पूछा गया है। पूछा ये क्या है कि हरी खाद बनाने के लिए निम्न फसलों का उपयोग किया जाता है। अगर इनमें से आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल वही आंसर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और क्लासिफाई करते हैं। ये रहता है कि हरी खाद बनाने के लिए कौन सी दलहनी फसल का उपयोग किया जाता है और कौन सी अदलहनी फसल। अगर दलहनी फसल की बात की जा रही है आपको, ठीक है, इन्हीं में से देखेंगे। अगर दलहनी फसल की बात की जा रही है तो आपका आ जाएगा सनई, ढैंचा, लोबिया, बरसीम, मूंग। क्लियर है? क्या आ जाएगा? सनई, ढैंचा, लोबिया, बरसीम, मूंग। अगर अदलहनी फसल की बात कर रहा है तो अदलहनी फसल में आपका क्या जाएगा? मक्का, ज्वार, सूर्यमुखी। क्लियर है? सूर्यमुखी का उपयोग ज्यादातर हरी खाद बनाने के लिए नहीं किया जाता है, उसके पश्चात भी कुछ जगहों पर सूर्यमुखी का उपयोग किया जाता है। अदलहनी फसल में जो सबसे ज्यादा उपयोग है वो मक्का और ज्वार का किया जाता है अदलहनी में। दलहनी में ये सारी चीजें। तो अब अगर आपको पेपर में आया कि निम्न में से कौन सी दलहनी फसल है, कौन सी अदलहनी फसल है जिसका उपयोग हरी खाद में किया जाता है, तो अब आप डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब लास्ट जो है ग्रीन मैन्योर में, वो ये पूछा जाता है कि ग्रीन मैन्योर में कितने प्रतिशत न्यूट्रिएंट की प्राप्ति होती है। तो याद रखेंगे इसमें जो एनपीके की प्राप्ति होती है, एन, पी और के, वो कितना रहता है? 0.6, 0.2 और 0.6। मतलब 0.6% नाइट्रोजन मिलता है, 0.2% फास्फोरस मिलता है और 0.6% पोटास मिलता है। किससे? ग्रीन मैन्योर से। तो ये आपका बल्कि वाला पोर्शन है जो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कंसंट्रेटेड की। ठीक है, क्या बात करेंगे? कंसंट्रेटेड की। तो सबसे पहला बात ही ये है कि पोषक तत्व ज्यादा पाए जाएंगे। दूसरा बात क्या है? कार्बनिक अंश थोड़ा सा कम पाया जाएगा। तीसरा चीज, एग्जांपल पढ़ते हैं तो ऑयल केक्स जिसकी बात की गई थी, ऑयल केक्स को खली बोलता है। ठीक है, खलियां आपने देखा होगा। खली क्या रहता है? जो फसलों का उपयोग तेल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जिन फसलों का उपयोग तेल निकालने के लिए, तेल बनाने के लिए किया जाता है, तेल बनाने के पश्चात जो अवशेष बच जाते हैं, बुरादा जिसको बोलते हैं ना, जो बुरादा नहीं बोलेंगे, खली बोलेंगे, उन्हीं को क्या बोला जाता है? ऑयल केक्स। उन्हीं को क्या बोला जाता है? ऑयल केक्स। ये भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहले यहां मैं लिख देता हूं ऑयल केक। ऑयल केक ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एडिबल और एक होता है नॉन एडिबल। अब एडिबल नॉन एडिबल क्या है? एडिबल मतलब जिसको पशुओं को खिलाया जा सकता है या जिसका उपयोग खाने के लिए किया जा सकता है पशुओं के द्वारा या जीव जंतुओं के द्वारा। नॉन एडिबल ऐसे खलियां जिनका उपयोग बिल्कुल खाने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कुछ रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए या तो क्या हो सकते हैं, पशुओं या हमारे लिए क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा हार्मफुल हो सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं, या फिर इनका टेस्ट हमें अच्छा नहीं लगेगा। क्लियर है? खा ही नहीं सकते, एकदम होता ना, ना 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 हमसे ना हो पाई। ठीक है, क्या है? हमसे ना हो पाई। तो ये नॉन एडिबल्स की श्रेणी में आते हैं। अब एडिबल्स में आपके कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है आपका मस्टर्ड, सरसों। ठीक है, उसके बाद है आपका तिल, उसके बाद है आपका कैस्टर, और क्या है आपका? ग्राउंडनट, मूंगफली। मतलब सरसों की खली, तिल की खली, अरंडी की खली और मूंगफली की खली। नॉन एडिबल्स में आपका क्या आता है? महुआ ऑयल केक। ये आपका पेपर में पूछा गया सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देख लीजिए कि किस खली का उपयोग, मतलब कौन सी खली खाने योग्य नहीं होती, आपका पूछा है। ठीक है, पेपर उठा के देख लीजिए। उसके बाद है आपका नीम, फिर आपका करंज। करंज भी पूछा गया है। ठीक है, क्या क्या है? महुआ है, नीम है, करंज है। ये जो आपको पेपर में पूछा गया है, इनका उपयोग नॉन एडिबल, इनको जो है नॉन एडिबल ऑयल केक्स की सीरीज में, श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए, नीम में जो है ना निम्बुलेडिन नामक एक रसायन पाया जाता है, जिसके वजह से क्या रहता है? नॉन एडिबल रहता है। क्लियर है? तो ये आपके क्या है? कंसंट्रेटेड ऑयल केक्स, जिसका उपयोग किसके लिए करते हैं? खाद बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब इसमें भी जो आपका एनपीके की मात्रा है, ये सब में अलग अलग रहती है। यहां आपको एक चार्ट दिखाई देगा। ठीक है, उस चार्ट में पूरा दिखाया होगा कि किन किन पदार्थों में, ऑयल केक्स में कितने कितने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास पाया जाता है, या फिर कितने कंसंट्रेटेड ऑयल केक्स में जो आपके हैं एनपीके की मात्रा कितनी रहती है। और जो इस साइड रहेगा वो इस साइड आपको दिखाया जाएगा कि जो बल्कि है,
ठीक है, बल्कि प्लांट रेसिडुअल्स हैं, जो बल्कि प्लांट मैन्योर है, उसमें कितना कितना एनपीके पाया जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात चलिए एग्जांपल के लिए फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जो ग्राउंड नट रहता है ना, ये आपको पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूं। ग्राउंड नट में जो एनपीके का मात्रा रहता है वो लगभग 7.0, 1.4 और 1.5 के आसपास पाया जाता है। लगभग आसपास में, ये रेशियो कम या ज्यादा बिल्कुल हो सकता है, 7.2 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, लेकिन लगभग इसी श्रेणी में पाया जाता है। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड में आपका पहला क्या था, ऑयल केक्स कंप्लीट हो गया। इसके सिवाय और किसके, यही आपको पूछा जाता है ना, इसके सिवाय आपको क्या पाया जाता है, जो मैंने बताया, इसे गन्ने का मैल, और क्या पाया जाता है, आपका सीरा पाया जाता है। तो ये क्या है, कंसंट्रेटेड मैन्योर्स। क्लियर है, मतलब आपका जो प्लांट वाला पोर्शन था वो हो गया है कंप्लीट। क्या है, वो हो गया है कंप्लीट। ठीक है, तो यहां तक आपको जो प्लांट वाला